हे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्या कर रहे थे हम? केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कर रहे थे। मैंने कल आपको ये रिवाइज करा दिया था जितना हमने किया था पहले। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? बताओ जल्दी से। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको कर रहे थे ना। तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया था और सॉरी मैं आपको इसको टेलीग्राम पे अपलोड नहीं कर पाई थी, याद ही नहीं मुझे। तो अभी मैंने कर दिया है ये अपलोड, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मैटर पढ़ लिया था, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिया था और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हमने पढ़ ली थी। तो इनको कर लेना याद। और उसके बाद हमने मास और वेट में जो डिफरेंस होता है वो पढ़ लिया था। मैंने आपको टेम्परेचर स्केल बताई थी, तो आपको याद हो गई, कर ली रिवाइज ये सारी। और उसके बाद क्या किया था? सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, उसके रूल्स थे, तो इनको याद कर लेना। क्वेश्चन इससे आता है, ऐसा मत समझना कि इजी है तो ये हम करेंगे नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेराइटीज ऑफ मास। तो मैंने आपको पहले भी करा दिया है, तो जल्दी जल्दी इसका रिवाइज करा देती हूँ। तो कितने टाइप के मास होते हैं? एक होता है एटॉमिक मास, इनके नाम से पता लग जाता है। एटम का होगा तो एटॉमिक मास होगा। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास और मोल और मोलर मास। तो सबसे पहला जो आपके है उसको बोलते हैं हम क्या? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, एटॉमिक मतलब एटम का मास। जैसे ये मैंने मैटर लिया है, इसके बीच में ये जो गोलू गोलू ये क्या थे? एटम। तो इसमें जो एक एटम है उसका क्या मास होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कैसे निकालते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था और इतना देखा गया कि ये कितना होता है, 1/12 C612। तो ये कार्बन का एटम है। अब आपको किसी और एटम का AMU निकालना है तो क्या करोगे? उस एटम का वेट लिखोगे ऊपर, उसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे लिखोगे किसका? कार्बन का वेट। मतलब इसी से निकाला गया ये। और जो AMU होता है उसको U भी लिख देते हैं कई बार, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप सब। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के मैंने एटॉमिक मास लिख दिए हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? इसके जो एक एटम का मास होगा वो कितना होगा? 1। हीलियम का कितना होगा? 4। लिथियम का कितना होगा? 7। बेरिलियम का कितना होगा? 9। बोरोन का कितना होगा? 11। चलते हैं नेक्स्ट। क्या था आपका? एवरेज एटॉमिक मास। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ भी एटॉमिक मास है पर कैसा है? एवरेज। इसका मतलब क्या करेंगे? एवरेज निकालना पड़ेगा हमें एटॉमिक मासिस का। तो किस केस में होगा? आइसोटोप के केस में, क्योंकि आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या होता है, जो नीचे जो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होगा, जैसे कार्बन का 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 होगा, पर ऊपर जो एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया C12। तो इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, मतलब कितना पाया जाता है नेचर में, तो कितना पाया जाता है ये? 98%। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन के एटम का मास कितना होता है? 12। और ये C13 कितना पाया जाता है? 1% लगभग 1% पाया जाता है नेचर में। और इसका एटॉमिक मास ये है 13.0035। वैसे C14 ये इतना पाया जाता है और इसका एटॉमिक मास ये है। तो हमने कैसे निकाला था एवरेज एटॉमिक मास? हमने क्या किया था? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और सबको प्लस किया था और नीचे 100 से डिवाइड। तो इसको काट के कितना आ गया? सॉल्व करके आ गया इसको 12.011 U। तो ये आ गया आपका किसका? कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। इन सबको जोड़ के जो भी कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास हुआ ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 12.001। तो आपको सिर्फ 12 याद रखना होता है, आपको आगे वाला पॉइंट वाला नहीं रखना याद। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? मॉलिक्यूलर मास किया था। तो नाम से पता लग रहा है यहाँ भी मॉलिक्यूलर मास, यानी कि किसका मास? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड का मास, उसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में होता क्या है? बहुत सारे एलिमेंट क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो बस आपने क्या करना है? उन एलिमेंट्स का क्या लेना है? एटॉमिक मास लेना और उनको प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो मीथेन लिया मैंने, तो ये क्या है? CH4 मीथेन होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन है एलिमेंट, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो मैंने क्या लिया? पहले कार्बन का क्या लिया मैंने? एटॉमिक मास लिया, वो कितना निकाला था हमने? 12। तो 12 ले लिया। और ये जो नीचे यहाँ पे होता है ना, ये आ जाता है मल्टीप्लाई में यहाँ पे आगे। और हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है? 1। पढ़ लिया था ना यहाँ पे,
कितना एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1। तो बस इसको सॉल्व करके आ गया कितना 16U। ठीक है, तो इस तरह से मैंने H2SO4 का भी निकाला है तो 98U आया है। तो इसको आप कर लेना सॉल्व। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है अमोनिया का। और ऑक्सीजन का 32 होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। तो ये सब आप सॉल्व कर लेना और इसको याद भी कर लेना। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास हम किस में निकालते हैं, ऐसे एटम जो क्या होंगे सॉलिड फॉर्म में होंगे। जैसे आपका नमक होता है NaCl, तो उसमें भी हम क्या निकालेंगे उसका फॉर्मूला मास। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपको गिवन फॉर्मूला दिया होगा उनके एटॉमिक मास को प्लस कर देना है। उसका क्या लेना है सम, SUM वाला सम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो NaCl देखो Na का कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5, तो इसको प्लस करके इतना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट था आपका क्या मोल और मोलर मास। तो देखो सबसे पहले तो जानो ये मोल क्या होता है। तो मोल क्या होता था, मैंने बोला आपको कि एक मैटर होता है ना, उसमें क्या होंगे बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे एटम होंगे। तो हमने क्या लिया था, थोड़ा सा टुकड़ा मान लेते हैं हम कि इसको मान लिया हमने मोल, फिर उसमें हमने काउंट कर लिया कि कितने उसमें पार्टिकल आ रहे हैं। तो एक मोल में कितने पार्टिकल आ रहे हैं, इतने आते हैं 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, ये किस लिए किया हमने, 1 मोल में हमने क्यों डिवाइड किया। तो ऐसा 1 मोल एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही हमने पढ़ने के लिए मतलब समझने के लिए किया, ताकि हम, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे एक मैटर में, तो इसलिए उनको सबको हमने क्या मान लिया, मतलब आधे को हमने क्या मान लिया, जैसे मोल मान लिया। फिर हम देखेंगे भी इसमें इस मैटर में कितने मोल हैं, उनको काउंट करेंगे, फिर उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से आपके टोटल पार्टिकल निकल जाएंगे। फिर तो ये जो 1 मोल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अवगैद्रो नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाला नंबर इसको क्या बोलते हैं, अवगैद्रो नंबर। तो यहाँ मैंने लिख लिया कि एक्सपेरिमेंट में कितने पार्टिकल गिने गए, इतने गिने गए 1 मोल में। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम पर मोल। आगे देखो, आगे क्या आपका मोलर मास। तो ये मोलर मास क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, मोलर मतलब मोल, मोल का मास। तो एक मोल में जितने भी पार्टिकल होंगे उनका मास। ठीक है, जैसे ये मैंने ये बनाया मैंने 1 मोल। ठीक है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे इसके अंदर, उन सब का हम क्या लेंगे मास, उसी को हम क्या बोलेंगे मोलर मास है। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपका AMU का मास होता है और जो ग्राम पर मोल का मास होता है वो सेम ही होता है। जैसे हाइड्रोजन में AMU भी 1 होता है और ग्राम पर मोल निकालोगे तो वो भी 1 निकलेगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, इसके बाद हमने पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग नाम से पता लग रहा है, लिमिट मतलब ऐसी चीज जो क्या कर रही है, किसी चीज को कम कर रही है, बनने से रोक रही है, लिमिट कर रही है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट से क्या बनता है प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने रिएक्टेंट 2 ले लिए, तो सपोज करो एक रिएक्टेंट मेरे पास कम मात्रा में है, तो जो कम मात्रा में रिएक्टेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, यहाँ पे दिया था मैंने आपको चाय बनानी है, तो चाय के 4 कप बनाने हैं, पर आपके पास दूध है 1 कप, और आपके पास चाय पत्ती शुगर सब कुछ ठीक है, पर दूध 1 कप है, तो उससे 4 कप बन जाएंगे क्या, 4 तो बन जाएंगे। वैसे यहाँ पे लिखो 16 कप लिख लो। ठीक है, तो क्या उससे 16 कप बन जाएंगे क्या 1 कप दूध से, नहीं बनेंगे। तो इसलिए दूध यहाँ पे क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ये जो है टी जो बन रही है 16 कप उसको रोक रहा है, उतने नहीं बन पाएगा, फिर प्रोडक्ट कम बनेंगे, मतलब 3 से 4 कप बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। और जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने ऊपर लिखने होते हैं मोल और नीचे क्या लिखना होता है स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना होता है। आगे आपके रिएक्टेंट के साथ जो भी आपका क्या लगा होता है कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे अगर 1 लगाया यहाँ पे 2 लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, ऐसा कराया था मैंने आपको, जैसे फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, इस फॉर्मूले में आपको निकालना है, मतलब इस रिएक्शन में कितना कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आपको नाइट्रोजन दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया और अमोनिया बन रहा है प्रोडक्ट। तो देखो ये 10 मोल दिए हैं, इसके भी 10 मोल दिए हैं। अब बताओ इसमें स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो इसका कितना है 1, इसके आगे नाइट्रोजन के आगे 1 लगा ना, और हाइड्रोजन के आगे कितना लगा 3, तो इसका कितना आ गया 3। तो अभी फॉर्मूले में मैंने बताया कि क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं मोल, नीचे क्या लिखते हैं स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कितने मोल हैं 10 मोल हैं, और इसका निकाल रहे हैं पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट। तो 10 मोल और स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 1। तो इसका निकाल रहे हैं पहले हम नाइट्रोजन का सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपने क्या लिखना ऊपर कितने मोल हैं, तो कितने मोल हैं 10 मोल हैं, और स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो कितना आ गया इसको सॉल्व करके 10। अब इसका निकालते हैं हाइड्रोजन का,
तो हाइड्रोजन का क्या है मोल, मोल तो आपके बराबर हैं, कितने हैं 10 मोल हैं, और नीचे स्टीशियोमीटर कोएफिशिएंट कितना है इसका 3, तो उसको डिवाइड करके कितना आ गया 3.33। तो आपका ये जो 3.33 है तो ये क्या है छोटा है किससे 10 से, इसका मतलब ये क्या है कम है। अगर कम है तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन का आया ना ये, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ही क्या है आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आपका अमोनिया कितना बनेगा। ये तो हो गया आपका पिछला टॉपिक जो मैंने आपको पहले भी करा दिया था, तो अब मैंने अच्छे से आपको रिवाइज दोबारा करा दिया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी करने वाले हम क्या कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि मात्रा, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है मात्रा। तो जैसे हम मास परसेंट निकालते हैं, मास परसेंट, तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। कैसे निकालोगे मास परसेंटेज, जिसका पूछा होगा उसका ऊपर एटॉमिक मास लिखोगे, नीचे लिखोगे टोटल मोलर मास, जो भी आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो भी सब्सटेंस होगा उसका जो टोटल मोलर मास होगा उसको नीचे लिखोगे और 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, तो आपको बोला है कि फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O, यानी कि पानी में आपने देखना है कि हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है और ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बोला पहले आपको, नीचे क्या है टोटल मोलर मास निकालना है। तो टोटल मोलर मास किसका निकलेगा, जो सब्सटेंस होगा, ठीक है, टोटल जो कंपाउंड होगा उसका निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है वाटर, तो वाटर का हम क्या निकाल देते हैं टोटल मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, अभी बताया था कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। क्या करोगे आप, यहाँ था मैंने आपको कंपाउंड का कैसे और मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं। तो ये 2 आगे आ जाता है, हाइड्रोजन का क्या आएगा 1 और ऑक्सीजन का कितना आएगा 16। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 18, ठीक है। इस तरह से आया 18 ग्राम। तो टोटल मोलर मास आ गया आपका वाटर का 18 ग्राम। अब आपको बोला है हाइड्रोजन का भी निकालो और ऑक्सीजन का भी निकालो, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या आ जाएगी आपकी, क्या बोला है ऊपर क्या लिखना है एटॉमिक मास, किसका लिखना है जिसका पूछा गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की निकाले तो हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास लिखोगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे 2 ग्राम, और टोटल मोलर मास कितना आया 18 ग्राम, और किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया 11.11। वैसे ही ऑक्सीजन परसेंटेज कैसे निकालोगे, किसकी परसेंटेज लिखोगे ऊपर, किसका एटॉमिक मास लिखोगे, किसका ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। और नीचे तो क्या आएगा आपका टोटल मोलर मास, तो 18 × 100 और सॉल्व करके आ गया 88.88। तो इसको आप प्लस करोगे तो ये 100% ही आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपका जो वाटर 100% मान लो आप, ये अगर 100% है तो इसमें 88.88% क्या आएगी ऑक्सीजन, और 11.11 क्या आएगा इसमें हाइड्रोजन आएगी। तो अभी हम निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या मास परसेंटेज। अगर आपने किसी भी चीज़ की मास परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या लिखना आपने मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे ये एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बना रही हूँ कुछ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन का क्या मास होगा उसको नीचे लिखोगे, और उसमें कुछ सॉल्यूट डाला होगा आपने, सपोज करो इसमें आपने नमक डाला है सॉल्यूट, तो ये आपका नमक और पानी का क्या है सॉल्यूशन है। तो इसमें नमक होगा वो क्या होगा सॉल्यूट, और सॉल्यूशन बन गया दोनों। तो आपने क्या लेना ऊपर लेना किसके सॉल्यूट, किसका क्या किसके मास लेना आपने, ऊपर लेना आपका नमक का मास और नीचे किसका लेना है सॉल्यूशन का, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बाद क्या है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो बस आपने मास की जगह क्या लिख देना वॉल्यूम लिख देना, बाकी सेम है, ठीक है। क्या है आपका मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। तो बस सिंपल है, ऊपर क्या लिखोगे आप मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या है वॉल्यूम है, तो क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जैसे 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। सो सेकेंड है आपका क्या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें मैंने कोई 2 सब्सटेंस डाले हैं ए और बी, तो इनकी हम क्या निकालेंगे अभी मोल फ्रैक्शन। तो इसमें हमने क्या निकालना है कि इनके जो मोल हैं उनकी फ्रैक्शन कितनी है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो जैसे अगर आपने इस ए वाले के पार्टिकल की निकालनी है मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे ऊपर लिखोगे क्या मोल ऑफ ए, मतलब इसके कितने मोल है, और नीचे लिखोगे इन दोनों के मोल टोटल मोल, तो Na + Nv। तो ये आपके टोटल मोल आ गए आपके सॉल्यूशन के ए और बी के,
तो ऊपर किसका लिखा आपने, मोल ऑफ ए, तो इस तरह से क्या निकल जाता है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, एक्स से डोनेट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। और वैसे आपने अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या करोगे, ऊपर लिखोगे बी के मोल और नीचे क्या करोगे, दोनों के जो टोटल मोल हो गए उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो टोटल मोल कितने हो गए, इसके Na और इसके Nb, तो दोनों को प्लस कर दिया। तो मैंने Na प्लस Nb को और क्या लिख सकते हैं हम, Nt मतलब टोटल मोल। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को प्लस करते हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, मोलैरिटी। अभी मोलैरिटी क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी, इनको अच्छे से समझ लेना। तो मोलैरिटी क्या होता है, इसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं सॉल्यूट की, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें जो कम मात्रा में होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल, आप पानी और नमक लिया आपने, तो पानी में आपने क्या डाला है, नमक। पानी आपने फुल गिलास लिया है और नमक आपने 1 चम्मच डाला है, तो नमक क्या हो गया आपका, सॉल्यूट, वो कम मात्रा में है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, वाटर, वो ज़्यादा मात्रा में। और जब इन दोनों को मिला दिया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है, तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, सपोज करो नमक और पानी है, तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, नमक, और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो ये जो मोलैरिटी होती है सॉल्यूट की निकालते हैं मोलैरिटी। ठीक है, क्या करना होता है, आपने ऊपर लिखने होते हैं सॉल्यूट के मोल्स और नीचे लिखना होता है जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और वो लीटर में होना चाहिए, लीटर में ही आना चाहिए। कई बार आपको मिली लीटर में दे दिया होगा तो आपको पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो इसके जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको करवाऊंगी, तो आज पहले मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, तो कल ही कंप्लीट होगा आपका चैप्टर, आज नहीं होगा। तो समझ आ गया ना मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, और नीचे क्या लिखेंगे हम, ऊपर क्या लिखेंगे हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि जो मोलैरिटी होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके मतलब अगर ये वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है, मोलैरिटी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब जो मोलैरिटी होगी वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसा क्वेश्चन आया था TGT 2018 में कि जो आपका कौन सा इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो वो 4 ऑप्शन आ गई थी, मोलैलिटी, इस तरह से। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप याद रखना कि जो मोलैरिटी होती है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 यहाँ पे क्या है, मोलैरिटीज, और V1 V2 के यहाँ पे वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा क्या, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं, क्योंकि इसको हमने कैपिटल M से कर दिया तो इसको हमने स्मॉल m से लिखा है। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा इसके जैसा होता है। ऊपर तो आपके क्या आएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसके भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे ऊपर, पर इसके जो नीचे आता है ना वो क्या आता है अपने, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसमें क्या लेते हैं हम, सॉल्वेंट। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। इसमें तो हमने सॉल्यूशन लिया था और उसका क्या लिया था, वॉल्यूम। पर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, और किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का। जैसे वही एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है आपको चीनी और पानी, तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट, और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पानी होगा उसका वेट निकालेंगे केजी में, उसको नीचे लिखेंगे, और चीनी के गिनेंगे कितने उसके मोल्स हैं वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकल जाएगा। ये फॉर्मूले याद कर लेना आप सब, है ना। और मोलैलिटी आपकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद आपका आता है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको डोनेट करते हैं N से, कैपिटल N से। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखो ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, और नीचे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो नॉर्मेलिटी में सेम होता है, बस ऊपर क्या आता है, यहाँ पे आ गया नया कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे मैंने इसका स्मॉल फॉर्मूला भी दे दिया है, N किसके बराबर आ गया, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसको इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भी बोल देते हैं। और यहाँ पे VL मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, L फॉर लीटर। और देखो ये क्या है, वॉल्यूम आ गया ना, तो जहाँ मैंने बोला ना आपको वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब जो नॉर्मेलिटी भी है वो भी क्या है, टेम्परेचर पर
डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो ये जो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट को, हम क्या लेंगे, जो भी आपका सब्सटेंस दिया होगा उसका मास ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास भी हमें निकालना पड़ता है, तो इसका भी अलग से फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका, मोलर मास लिखेंगे उस सब्सटेंस का और नीचे लिखेंगे एन फैक्टर। अब ये क्या होता है सब कुछ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको, जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी। लगे ना पता आप सबको। तो नेक्स्ट है आपका क्या, पार्ट्स पर मिलियन, और ये सेकंड क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, तो ये क्या है, देखो मिलियन कितना बड़ा नंबर है और बिलियन भी कितना बड़ा नंबर है। इसका मतलब जो चीज़ें क्या होंगी बहुत कम मात्रा में पाई जाएंगी सॉल्यूशन में, उनको हम किस में निकालेंगे, उनके हम पार्ट गिनेंगे। ठीक है, मिलियन में कितने पार्ट हैं उसके, तो उस तरह से हम उसको काउंट करेंगे। तो आपका जो पार्ट्स पर बिलियन होता है उसको कैसे निकालते हैं हम, ऊपर क्या लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखते हैं, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्या होता है आपका, मिलियन होता है ना, तो इसलिए 10 की पावर 6 से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई। और बिलियन है उसके केस में भी यही होगा, पार्ट ऑफ सॉल्यूट कि कितने सॉल्यूट के पार्ट है सॉल्यूशन में। जैसे ये मैंने सॉल्यूशन बना दिया तो इसमें कुछ सॉल्यूट होगा, तो इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन के जो पार्ट होंगे टोटल, उसमें आपके सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं, तो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन के पार्ट, टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे। और बिलियन के केस में 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बिलियन होता है वो 10 की पावर 9 होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, ग्राम पर लीटर। अब ये ग्राम पर लीटर क्या होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर क्या लिखोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ये फिर से यही बना दिया मैंने। ठीक है, ये सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो लीटर में लेना वो नीचे लिखना है। और जो सॉल्यूट होगा उसका मास, और सॉल्यूट का क्या निकालना है, मास निकालना है, कितना मास है उसको ऊपर लिखना है। तो उससे आपके क्या निकल जाएगा, ग्राम पर लीटर, या इसको बोलते हैं सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। ठीक है, कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। आगे है आपका जो रिलेशन होता है, तो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में कुछ रिलेशन होता है, तो देख लो क्या होता है। जो कि मोलैरिटी होती है ना, वो किसके बराबर आती है, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास के बराबर आती है। मतलब ये जो हमने स्ट्रेंथ निकाली ये वाली, इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, उस सब्सटेंस का मोलर मास। तो स्ट्रेंथ का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ऊपर आ गया, और मोलर मास को हम mm लिखते हैं। तो इस तरह से ये बन गया आपका मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ इतना ही करेंगे। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और एक कॉन्सेप्ट रह गया आपका क्या, मोल्स निकालने का, तो वो करेंगे। वहाँ से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से भी आ जाता है मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है। कई बार इन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कई बार सिंपल आ जाते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, मोलैरिटी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे याद नहीं रहती, भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी लाइब्रेरी जाती हूँ। तो इसलिए इसको कर लेना आप सब, और इसके नोट्स तैयार कर लेना, है ना। अभी बहुत नींद आ रही है, तो मैं तो जा रही हूँ सोने, और आप लोग भी अपना ध्यान रखना, और मिलते हैं कल। और फीडबैक दे देना प्लीज़, चाहे डिसलाइक दो चाहे लाइक दो, और या तो बुरी फीडबैक दे दो, जो मर्जी दे दो, पर दे दो। अगर अच्छा भी नहीं लग रहा पढ़ाना तो वो भी बोल दो कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है हमें। ठीक है, फीडबैक दे दिया करो। तो मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।